नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की असाइनमेंट को लेकर के कि आपको इग्नू की असाइनमेंट किस तरीके से लिखनी है, कहां से लिखनी है और उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर सभी प्रकार की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको इग्नू का असाइनमेंट किस तरीके से डाउनलोड करना है, यह असाइनमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर लिखना होगा इग्नू असाइनमेंट। जैसे ही आप इसको लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आजकल आपको काफ़ी सारी ऐड और वेबसाइट देखने को मिलेंगी, बट आपको उनमें से किसी भी वेबसाइट से अपना असाइनमेंट डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ों को देखा गया था कि काफ़ी सारे बच्चों ने उन एड्स के लिंक के थ्रू अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया और बाद में इग्नू के द्वारा उनकी जो असाइनमेंट थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप लिंक क्लिक करेंगे वह ये रहेगा webseries.ignu.ac.in/assignment। इस लिंक से ही आपको अपनी सारी असाइनमेंट डाउनलोड करनी है। आप किसी भी ट्रेड के लिए असाइनमेंट डाउनलोड कर रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए असाइनमेंट डाउनलोड कर रहे हो, तो भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है। आप इस बात को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्पेशली जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको असाइनमेंट में फ़ेल कर दिया जाता है तो आपको उस सब्जेक्ट में भी फ़ेल कर दिया जाएगा। असाइनमेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आपको आपकी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जितने भी इग्नू के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं बैचलर डिग्री को लेकर के, तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको बैचलर डिग्री से रिलेटेड सभी कोर्स के बारे में जानकारी दी गई है। हम बात करेंगे आज BHDC 132 के असाइनमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा जो कि रहेगा फॉर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम FUG BAM जुलाई 2024 और जन 2025। यह असाइनमेंट BAM और BA दोनों के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी रहेगा। अब जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब जितने भी इनके प्रोग्राम्स हैं उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग और अपनी जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ किया, आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना जो भी असाइनमेंट का कोड है वो देख करके उस असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। आज हम बात करेंगे BHDC 132 के बारे में। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा BHDC 132 के बारे में। ये सब्जेक्ट कोड मोस्टली सिमिलर रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी सब्जेक्ट कोड देख रहे हैं आप उसे ही निकालें, उसी को ही डाउनलोड करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कंट्रोल F से फाइंड भी कर सकते हैं अपने कोड को, ताकि आपको एग्जैक्ट कोड ही मिल पाए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे कोड, जिसमें कि आपको जनवरी सेशन के भी कोड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे। बट आज की वीडियो स्पेशली 25 वाले स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जैन 2025 वाले स्टूडेंट के लिए है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BHDC 132। यह आपको सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट अब मैं बात करूँ BHIC 101 या 102 के बारे में, यह सब्जेक्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम में एडमिशन लिया वो हिंदी से डाउनलोड करें, और जिन्होंने इंग्लिश में एडमिशन लिया वो इंग्लिश मीडियम से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही मैं अब यहाँ पर BHDC 132 के लिंक पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा।
जब भी आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वह असाइनमेंट आपका जनवरी 2025 के लिए वैलिड हो, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2024 देखने को मिलेगा और आप इस असाइनमेंट को बना लेते हैं तो यह आपका इग्नू के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस असाइनमेंट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इनकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी, किस तरीके से आपको असाइनमेंट लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान करना है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इन्हें भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। जो भी इसकी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उनके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले पेज को लेकर के, जहाँ पर भी आपको कुछ और अदर नोटिफिकेशन दी गई हैं, इन्हें भी आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसके बाद जब आप इसके लास्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको यह असाइनमेंट 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा और ये आपका BHDC 132 के लिए रहेगा। तो जिन बच्चों का यह सब्जेक्ट कोड है वह सभी इसी असाइनमेंट के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसमें कि बताया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 10 अंक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दें तथा 5 अंक के जो उत्तर प्रश्न हैं उनके उत्तर सिर्फ 200 शब्दों में दें। तो जो ये 500 और 200 का जो आपको वेरिएशन दिया गया है, ये बेसिकली आपको एक आइडिया दिया गया है कि कम से कम आप इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा तक आपको लिखना रहेगा। तो आपको इस PDF को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकलवाना होगा, यह भी आपके असाइनमेंट में आपको ऐड करना होगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसके पहले भाग की, जिसे कि इसमें आपको खंड क के नाम से दर्शाया गया है, जिसमें कि आपको पहली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको वेरिएशन देखने को मिला, जैसे कि ऊपर बताया गया 500 शब्दों में, नीचे बताया गया 800 शब्दों में। यह एक अप्रोक्स वैल्यू होती है। आप कोशिश कीजिए कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स, मतलब कम से कम शब्दों का जो आपका रहेगा वे 800 शब्द रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें और भी ऐड ऑन करने हैं, क्योंकि जितना आप लेंथी लिखेंगे आपके मार्क्स उतने ही कम काटे जाएंगे। इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, सवगुण भक्ति की सामान्य विशेषताएं कौन सी हैं, जो कि आपको बता दिया गया है कि यह 10 अंक का प्रश्न रहेगा, यानी कि इसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा रीति काव्य के नामांकन पर प्रकाश डालिए, जो कि आपका फिर दोबारा से 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपको बताए गए हैं वीर काव्य, कबीर के राम, रविदास का जीवन कर्म। ये 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं, जो कि हर एक टॉपिक आपका 5-5 मार्क्स का रहेगा, जिसका टोटल है 15 अंक। अगर मैं बात करूं केवल सेक्शन फर्स्ट की यानी भाग क की, तो यह आपका 35 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि आपको किस तरीके से इसके आंसर्स को लिखना रहेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह मैं आपको उदाहरण के लिए एक असाइनमेंट दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी असाइनमेंट को लिखना है। असाइनमेंट को लिखते समय आपको अपनी हैंडराइटिंग को साफ सुथरा रखना होगा। इसके बाद आगे की वीडियो में जो भी हम आपको हेडिंग बताएंगे तो आपको इस तरीके से ब्लैक पेन में, और जो भी इसका अंदर का आंसर रहेगा, कंटेंट रहेगा या उत्तर रहेगा, उसे आपको ब्लू पेन से लिखना होगा। इसमें आप देख पाएंगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा पाऊँ तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद जो भी हेडिंग रहेगी उसको ब्लैक पेन से लिखा है और उसका जो भी आंसर रहेगा उसे ब्लू पेन से लिखा है। तो आपको भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे हम BHDC 132 के आंसर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स को लेकर के, जिसमें आपको मैंने पहला प्रश्न दिखाया था, सवगुण भक्ति की काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन सी है। इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगा सवगुण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भक्त कवियों ने भगवान की महिमा, उनके गुणों, लीला और स्वरूप का गान किया है। इस काव्य धारा के मुख्य रूप से ईश्वर को सगुण रूप में मानते हैं और उनकी आराधना की जाती है। सगुण भक्ति की काव्य की कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
बेसिकली आप जितने भी अपने लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेडिंग बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ये आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी हेडिंग्स अच्छी रहती हैं तो उसमें आप मार्क्स भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी पहली हेडिंग की, जो कि रहेगा ईश्वर का सवगुण स्वरूप। भक्ति काव्य में ईश्वर को सवगुण स्वरूप में माना गया है, जिसमें वे किसी विशेष रूप, आकार और गुणों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कविताओं में भगवान को साकार रूप से देखा जाता है, जैसे कि राम, कृष्ण, शिव, देवी आदि। यह काव्यधारा भक्तों को ईश्वर के सौंदर्य रूप और लीलाओं के संजीव अनुभव कराती है। यह आपकी पहली हेडिंग रहेगी। दूसरी हेडिंग रहेगी आराध्य देवता की महिमा। सवगुण भक्ति काव्य में भगवान की महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीके से किया जाता है, जिसमें भगवान के विभिन्न रूपों की महिमा गाई जाती है, जैसे कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की, जो कि रहेगा लीला का वर्णन। सवगुण भक्ति काव्य में भगवान की लीलाओं का महत्वपूर्ण है। विशेष कृष्ण लीला और राम लीला के व्यापक वर्णन किया गया है। भगवान की बाल लीलाएं, युवा व्यवस्था की लीलाएं, राक्षसों का वध, गोपियों के साथ रास आदि काव्य भी जातिवत्ता से प्रस्तुत किया जाता है। भक्त और भगवान के माध्यम पर से प्रेम संबंध। सवगुण भक्ति काव्य में भक्त और भगवान के माध्यम से प्रेम संबंध की अभिव्यक्ति की जाती है। भगवान को प्रेम साध मानते हुए उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव काव्यधारा की मुख्य विशेषता है। इस प्रेम में भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है और उन्हें प्रेम के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लोक भाषा का प्रयोग। सवगुण भक्ति काव्य में कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचनाएं सामान्य जनता के बीच भी लोकप्रिय हो सकी। तुलसीदास की रामचरितमानस, अवधी में सूरदास की रचनाएं, ब्रिज भाषा में मीराबाई रचनाएं राजस्थानी और ब्रिज भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद आपको सहज और सरल शैली, छठा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा सवगुण भक्ति काव्य में सरलता और सहजता की प्रमुखता होती है। इस काव्य में भक्ति का प्रेम, भक्ति और श्रद्धा सहजता से भी अभिव्यक्त की होती है। भक्तजन अपने आराध्य की स्तुति करते हैं और अपनी भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं, जिसे यह काव्य सरलता से समझ में आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सातवें पॉइंट की, जो कि रहेगा समर्पण और सामान्यता का भाव। सवगुण भक्ति काव्य में भक्त अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण और अन्यतता का भाव होता है। इसमें भक्त अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और भगवान की सेवा में लीन रहता है। भगवान के प्रति अन्याय, प्रेम, समर्पण और काव्यधारा की आत्मा है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा नैतिकता और धर्म। सवगुण भक्ति काव्य में नैतिकता और धर्म का महत्व भी वर्णित किया गया है, जिसमें भक्तों को साहित्य, हिंसा, दया और परोपकार जैसे गुणों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। रामचरितमानस में राम की मर्यादा का वर्णन, भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश में धर्म का महत्व प्रमुख रूप से उल्लेखित किया गया है। संसार की निरस्तरता, यह आपका 9वां पॉइंट रहेगा। सवगुण भक्ति काव्य में संसार को आसार और मिथ्या माना जाता है। इसमें संसार के मोह को, माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी जाती है। भक्त अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में मोक्ष की प्राप्ति को मानता है और इसके लिए भगवान की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधना मानता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा समाज में भक्ति का प्रसार। सवगुण भक्ति काव्य ने समाज में भक्ति की धारा को व्यापक रूप से फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस काव्य धारा ने समाज के सभी वर्गों में भक्ति का संदेश पहुंचाया और जाति पाति, ऊंच नीच और के भेदभाव को समाप्त कर भक्ति को सर्वभौगिक रूप से प्रस्तुत किया। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें आपके 10 पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसमें एक चीज़ आप देख पाएंगे कि हमने स्मार्टली इसमें 10 पॉइंट कन्वर्ट किए। अब जो आपकी एक असाइनमेंट चेक करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसे 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया। यदि वो आपको हर एक पॉइंट का 1 मार्क्स भी प्रोवाइड कराता है तो भी वो आपको 10 अंक प्राप्त कराएगा। इस तरीके से आपको ज़्यादा मार्क्स लेने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके 11वें पॉइंट को लेकर के, जो कि रहेगा संगीत और नृत्य का महत्व। सवगुण भक्ति काव्य में संगीत और नृत्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भक्ति गीत, भजन और कीर्तन के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है।
भगत जन भक्ति भाव से भरे गीतों का गान करते हैं और नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। इसके बाद आपको इसमें 12वां पॉइंट देखने को मिलेगा संवादात्मकता। सवगुण भक्ति काव्य में संवादात्मकता की विशेषता भी पाई जाती है, जिससे कवि भगवान से सीधे संवाद करता है, उनसे प्रश्न करता है और उनके उत्तर पाने की कोशिश करता है। इस प्रकार की रचनाओं में भगवान को साक्षात उपस्थित मानकर उनकी आराधना की जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य। सवगुण भक्ति काव्य में सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सामंजस्य की भावना भी पाई जाती है। भक्तजन अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उनके लिए सांसारिक जीवन भी भगवान की आराधना का एक माध्यम है। सवगुण भक्ति में भगवान की साकार रूप से आराधना की जाती है, जिसमें प्रेम संपन्न और भक्तिपूर्ण जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। यह काव्यधारा समाज में शक्ति और प्रसार, नैतिकता और धर्म के पालन को प्रोत्साहित करती है और भक्तों को ईश्वर के समीप लाने का कार्य करती है। सवगुण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखता है और आज भी इसके पाठक और भक्तजन इसकी रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो यह आपका पहला प्रश्न आपका यहाँ पर 13 पॉइंट के बाद ख़त्म होता है। इसमें आपको 10 अंक इजीली मिल पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आप इसमें 10 हेडिंग भी बनाते हैं तो भी एग्जामिनर आपको एक एक हेडिंग का 1 मार्क्स तो इजीली प्रोवाइड कराएगा, बट हमने इसको मैं आपको 13 हेडिंग स्मार्टली बना करके दी हैं, तो आप इससे अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे रीति काव्य के नामांकन पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न भी आपको 10 अंक का देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके उत्तर के बारे में, जो कि रहेगा रीति काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण धारा है, जो मुख्य रूप से प्रेम, श्रृंगार, न्यायिका भेद और राज दरबारों के जीवन को अपनी विषय वस्तु बनाती है। इस धारा का नामांकन रीति काव्य के रूप में कैसे हुआ और इसका क्या अर्थ है, यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। रीति काव्य के नामांकन को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक, संस्कृति और साहित्य संदर्भों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। इसमें भी हमने एक स्मार्टली हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है। आपको मैं इसमें जितनी भी हेडिंग दूंगा आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, या आप अपना इससे आइडिया लेकर के अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अगर आप इस असाइनमेंट को एज इट इज़ लिखते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स लेने में सहायता मिलेगी। इसकी पहली हेडिंग देखने को मिलेगी रीति शब्द का अर्थ और संदर्भ। रीति में रीति शब्द का मूल अर्थ रीति रिवाज और आचार व्यवहार होता है। इस काव्यधारा में रीति का अर्थ साहित्य शैली, काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों और कवि द्वारा अपनाई जाने वाली शैली और तकनीक से है। रीति काव्य में रीति का प्रयोग काव्य के नियमों और परंपराओं के पालन के संदर्भ में किया जाता है। इस काव्यधारा में कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए श्रृंगार रस, न्यायिक भेदभाव और अलंकारों का भी व्यापक प्रयोग किया है। रीति काव्य का उद्भव और विकास। रीति काव्य का उद्भव 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। यह धारा 18वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर हावी रही। इस समय भारतीय समाज में मुगल शासन का प्रभाव था और राज दरबारों में साहित्य, कला और संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था। इस समय के कवियों ने दरबारी जीवन और श्रृंगार को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। रीति काव्य में प्रेम, सौंदर्य और राज दरबारी जीवन की झलक मिलती है, जो तत्कालीन समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब है। रीति काव्य के विषय वस्तु की विशेषताएं, ये आपको 3rd हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी रीति काव्य का प्रमुख विषय वस्तु श्रृंगार रस और प्रेम है। इसमें न्यायिक भेदभाव, नायक नायिका संवाद और प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। रीति काव्य में नायिका के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जैसे कि स्वकीया, प्रक्रिया और स्क्रीणा। इसके अलावा न्यायिक और मनोवैज्ञानिक प्रेम की विविधताओं, अवस्थाओं और विरह व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। रविरह व्यवस्था का भी है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा काव्य शास्त्र का अनुसरण। रीति काव्य में काव्य शास्त्र के नियमों और परंपराओं का पूर्णतः पालन किया गया है। इसमें अलंकार, छंद और रस के सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखा गया है। कवियों ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग कर अपनी रचनाओं को अलंकृत किया है और छंदों के माध्यम से काव्य की लय और संगीतात्मकता को बनाए रखा। रीति काव्य में रस, विशेषकर श्रृंगार का रस का गहन अनुशीलन किया गया है और कवियों ने शास्त्र के अनुरूप काव्य रचना की है। रीति काव्य का नामांकन। रीति काव्य के नामांकन का कारण इसका रीति पर आधारित होना है, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है। रीति का अर्थ नियम, परंपरा या आचार। रीति काव्य में कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों और परंपराओं का पालन किया और उन्हें अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया।
इसलिए काव्यधारा को रीति काव्य के नाम से जाना जाता है और इसके नामांकन में रीति शब्द का प्रयोग कर इस धारा को काव्य शास्त्रिक अनुशासन और शैलीगत नियमों के पालन की ओर संकेत करना है। राज दरबारी प्रभाव और नामांकन। रीति काव्य का उद्भव और विकास मुख्य रूप से राज दरबारों में हुआ। इस काव्यधारा में अधिकांश कवि वकास मुख्य रूप से राज दरबारी राजाओं के आश्रय में रहते थे और उनकी रचनाओं में दरबारी जीवन, राजाओं की प्रशंसा और श्रृंगारिकता का वर्णन होता है। इस प्रकार रीति काव्य का नामांकन तथ्य को भी इंगित करता है कि यह काव्यधारा दरबारी प्रभाव के अधीन विकसित हुई और इसके नियम और शैली राज दरबारों से प्रभावित थे। तो पॉइंट जो कि रहेगा प्रमुख रीति काव्य के कवि। रीति काव्य के प्रमुख कवियों में बिहारी, केशव, भूषण, देव और पद्माकर का नाम प्रमुखता आ जाता है। इन कवियों ने अपने ढंग से रीति काव्य के नियमों और शैलियों का पालन करते हुए रचनाएं की। बिहारी का सत्संगी, देव का ब्रह्म गीत और केशव का रसी प्रक्रिया रीति काव्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन और अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग मिलता है। इसके बाद आपको रीति काव्य की आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा रीति काव्य की आलोचना भी हुई। विशेषकर आधुनिक युग में कुछ आलोचकों ने इसे श्रृंगारिकता और दरबारी जीवन की समस्याओं में बंधा हुआ काव्य माना, जो सामाजिक यथार्थ से दूर है। हालांकि रीति काव्यों ने श्रृंगारिकता के माध्यम से मानव भावनाओं और सौंदर्य का वर्णन किया, जिससे कवि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो रीति काव्य की रचनाएं साहित्य और संस्कृति धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है और इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद आपको इसका निष्कर्ष देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा रीति काव्य का नामांकन उसके साहित्य नियमों और शैलीगत अनुशासन के आधार पर किया गया है। इस काव्यधारा में काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए श्रृंगार रस, न्यायिक भेद और दरबारी जीवन का वर्णन किया गया है। राज दरबारी प्रभाव के कारण रीति काव्य में शास्त्रीय श्रृंगारिकता का मेल देखने को मिलता है। रीति काव्य के कवियों ने अपनी रचनाओं में केवल प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया, बल्कि उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का भी पालन किया, जिससे यह धारा हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सकी। तो इस तरीके से आपको यह दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसके तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपको 5-5 अंक के 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे भी बने रहिएगा ताकि आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्राप्त कर सकें। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी प्रकार की सभी जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।